नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। आज राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस से होगी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। निकोसिया टाउन हॉल का भी करेंगे दौरा। साइप्रस के बाद आज कनाडा रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप समेत सदस्य देशों के नेता भी कनाडा में मौजूद। देश में जनगणना कराने के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 2 चरण में होगी गिनती। लोगों से इस बार जाति भी पूछी जाएगी। गुजरात में आज राजकीय शोक। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को राजकोट में दी जाएगी अंतिम विदाई। प्लेन क्रैश में अब तक 80 पीड़ितों के डीएनए नमूनों का मिलान। और ईरान और इजराइल की ओर से लगातार एक दूसरे पर मिसाइल से हमले जारी। ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में है भारतीय दूतावास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस में हैं। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस के साथ पीएम की उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। उम्मीद है कि यूरोप में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाने वाली इस यात्रा से 2 पुराने साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में शिरकत की। दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में ये बैठक काफी अहम साबित हो सकती है। सतत विकास की दिशा में हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। वहीं नवोन्मेष और एआई तकनीक को लेकर भी चर्चा हुई। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बीते 1 दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही 3री बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के बीच $150 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर बना है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार 3री बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम
$100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी और कानून में सुधारों के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने वाले सहयोग को लेकर खुशी जाहिर की। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। भारत साइप्रस फोरम की बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस भी मौजूद रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। Please accept, on behalf of the people of Cyprus, my heartfelt condolences for the tragic airplane crash. Our prayers are with the families of those who perish and with the people of India. भारत साइप्रस अब अपने संबंधों में नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। बिजनेसमैन अभया प्रभु ने भी कहा कि पीएम मोदी की ये यात्रा भारत साइप्रस व्यापार संबंधों को नई मजबूती देगा। मोदी जी खुद इसको समर्थन देते हैं इंडिया और साइप्रस के संबंधों को। जब मोदी जी खुद आके यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी जो संबंध है इंडिया और हेलेनिक वर्ल्ड कहते हैं ग्रीस और साइप्रस को, जो हमारे संबंध है वो हज़ारों साल पुराने हैं। ये ऐसे नए संबंध नहीं हैं। और जब व्यापार को सरकार प्रोत्साहित करती है तो व्यापार तो ज़रूर बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी ज़रूर बढ़ेंगे। वहीं बिजनेसमैन संजय तुंगनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है। ये जो राउंड टेबल था, बिजनेस राउंड टेबल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड टेबल था और बहुत ही बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज किया था इतने शॉर्ट नोटिस में। अगर आप देखिए तो ग्रीक और साइप्रस के जो लोग हैं उन्होंने वर्ल्ड को डेमोक्रेसी दी है, बट मोदी जी ने वर्ल्ड को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है, तो वो बहुत ही अहमियत रखता है। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने दोनों देशों के बीच स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुए सहयोग पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सहयोग भारत और साइप्रस के बीच राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि बढ़ते हुए व्यापारिक रिश्तों को मजबूती दे रहा है। जो एमओयू है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में एनएसई की खुद की एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो भारत को एक तरह से विश्व में पेश करती है। उसके साथ साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में काम करता है। दोनों को मिल करके आज एक एमओयू बना है जिसमें जॉइंट रिसर्च, ड्यूअल लिस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसे कई चीज़ें जो आज उसके ऊपर समझौते करार हुए। और मुझे आशा है कि आगे जाके ये समझौते भारत को और साइप्रस की एक जो कड़ी बनेंगे और आगे दोनों देशों के विकास में मदद करेंगे। यूरो बैंक के ग्रुप सीईओ ने कहा कि यूपीआई को लेकर समझौता हुआ है। वहीं यूरो बैंक मुंबई में अपना एक ऑफिस खोल रहा है जो कि साइप्रस, भारत और ग्रीस के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ावा देगा। As a bank, we want to promote the idea that Cyprus and Greece could become gateways of Indian companies which want to do business in Europe. We have signed an MOU with NPCI to enable UPI in Cyprus. We have also done the same thing for Greece. And Eurobank is opening a rep office in Mumbai
to promote the business between the three countries. We have applied for that in RBI, and hopefully before year end, we should celebrate the opening of our office in Mumbai. इन्वेस्ट साइप्रस के अध्यक्ष ईवगेनियो ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि साइप्रस यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही कहा कि भारत की आकांक्षाओं को लेकर साइप्रस सहयोग करने का काम करेगा। Prime Minister Modi's visit to Cyprus is a great honor, and it's very important for us as we position Cyprus as a hub between the EU, Middle East and the East. We're at the eastern frontier of the European Union, and Cyprus is the base for many Western companies investing into India, but also is the gateway for many companies from the Middle East and from the East who want to access the European market. And we want to align ourselves with India's ambitions in this regard. और चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता लिमासोल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं चंद्रशेखर जोशी का। चंद्रशेखर, भारत के लिए साइप्रस यूरोप का एक प्रवेश द्वार है। जिस तरह से साइप्रस की अगर हम बात करें, जो रणनीतिक रूप से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल जो बिजनेस फोरम के साथ मीटिंग हुई, निवेश एक बहुत ही अहम सूत्र है जो भारत और साइप्रस को बांधते हैं। क्या कुछ उसमें निकल कर आया और किस तरह से आज का कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई विभिन्न क्षेत्रों में हम महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद यहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल जहां लिमासोल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री का वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने जो वहां पर बिजनेस राउंड टेबल हुई थी उसमें हिस्सा लिया, और व्यापार को किस तरह से दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जाए और किस तरह से भारत में निवेश बढ़ सकता है, भारत में क्या कुछ स्थितियां हैं, स्थितियां निवेश के लिए कितनी अनुकूल हो चुकी हैं, ये प्रधानमंत्री ने कल वहां पर जो विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति या सीईओ वहां पर पहुंचे हुए थे उनके सामने रखी। और आज अब हम पहुंच गए हैं निकोसिया। निकोसिया जो है वो राजधानी है साइप्रस की, और आपको बता दूं कि ये विश्व की एकमात्र राजधानी है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। इसका एक हिस्सा साइप्रस के अधीन है, जबकि दूसरा जो हिस्सा है वो तुर्की ने अवैध रूप से इसको कब्जा किया हुआ है। 1974 के दौरान में तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण किया था और साइप्रस के करीब 35% हिस्से को अवैध कब्जे में ले लिया था, और उस कब्जे को कोई दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता, सिर्फ तुर्की उसको मान्यता देता है। और यहाँ निकोसिया में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से मजबूत किया जाए इसको लेकर के बातचीत होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है, पहला देश है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और पहलगाम के हमले की बात करें या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, साइप्रस ने पूरी तरह से भारत का साथ दिया। साइप्रस 2026 में यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है, और साइप्रस ने उस वक्त पर कहा था कि वो यूरोपियन काउंसिल में भी जो सीमा पार आतंकवाद का मसला है उसको उठाएगा। और साथ ही साथ अगर हम भारत और साइप्रस के संबंधों की बात करें तो जो तुर्की को लेकर के साइप्रस की समस्या है, लगातार उसमें भारत साइप्रस का साथ देता रहा है। भारत कहते रहा है कि ये जो समस्या है, अवैध कब्जे की जो समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसका हल निकलना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के तहत इसका हल निकलना चाहिए। तो यहाँ पर अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री आएंगे, जाहिर सी बात है जो सीमा पार आतंकवाद का मसला है उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। और उसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भारत में पिछले 10 साल में हमने देखा कि जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी का विकास हुआ है, यूपीआई का विकास हुआ है, और यूपीआई को लेकर के भारत और कई देशों के बीच में समझौते हो चुके हैं। और हो सकता है कि आज यहाँ पर जब प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हो, उसके बाद यूपीआई को लेकर के कोई समझौता यहाँ पर हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का किस तरह से सहयोग कर सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ आईमैक, जो एक प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की बैठक हुई थी भारत में, उस वक्त पे ये आईमैक को सामने रखा था।
आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि साइप्रस कहीं न कहीं यूरोप का गेटवे है। और भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीक के लीडरशिप से पहले बातचीत हो चुकी है। ग्रीस, साइप्रस और भारत, ये एक ट्राइलेटरल काफी अच्छी इनमें अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाएं और समुद्री व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उसके अलावा आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स है और साथ ही साथ शिपिंग है। इन सब क्षेत्रों में क्या कुछ एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर, यूएनएससी की बात करें, एनएसजी की बात करें या आईएई की बात करें, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत खुलकर साइप्रस भारत का समर्थन करता लगातार आ रहा है। ऐसे में अगर मौजूदा जो सिचुएशन है, वैश्विक स्थिति है, उसमें किस लिहाज से प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की यात्रा साइप्रस को ध्यान में रखते हुए या मौजूदा जो आतंकवाद को लेकर लगातार जो भारत बहुत ही मुखरता से अपनी आवाज़ उठा रहा है, उस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखी जाती है? कहीं ना कहीं जो दो देशों के नापाक इरादों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश यहाँ पर जाता हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ साइप्रस पहुंचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं एक संदेश तुर्की और पाकिस्तान को यहाँ से जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम साइप्रस की बात करें तो साइप्रस लंबे समय से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहा है, एनएससी का मेंबरशिप का समर्थन करते रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत की मजबूत मौजूदगी और स्थायी सदस्यता का साइप्रस लंबे समय से समर्थन करते रहा है। और हाल के दिनों में हमने देखा कि जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो साइप्रस में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जो सीमा पार आतंकवाद का मसला है, उसको लेकर के काफी कड़े शब्दों में सीमा पार आतंकवाद की निंदा की थी साइप्रस ने। और ये सीमा पार आतंकवाद का मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2026 में साइप्रस जो है वो यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। और साइप्रस ने ये कहा है कि वो यूरोपियन काउंसिल के अंदर भी इस मामले को उठाएगा। तो सीमा पार आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ इस इलाके की अगर हम बातचीत करें तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे हम मध्य पूर्व में जिस तरह से इस वक्त तनाव चल रहा है, उससे जो एक सप्लाई चेन कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, उससे कहीं न कहीं जो व्यापार के रास्ते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ साइप्रस में दोनों देशों के नेताओं के बीच में जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो एक दूसरे के द्विपक्षीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर भी जरूर बातचीत होगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक डिजिटल डेमोक्रेसी का जिक्र जरूर लगातार हो रहा है कि किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को डिजिटल डेमोक्रेसी से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी। जिस तरह का बड़ा बाजार आज भारत बनकर उभरा है, किस तरह से साइप्रस के पास भी एक सुनहरा अवसर है कि वो भारत से जुड़े और व्यापक क्षेत्रों में हम अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाएं। देखिए, साइप्रस के पास अवसर है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो आईमेक दिया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, साइप्रस उससे जुड़ सकता है। और उसके साथ साथ भारत में जिस तरह से एक डिजिटल इकोनॉमी का पिछले 10 सालों में हमने डेवलपमेंट देखा है भारत में। आप देखिए कि डिजिटली भारत, हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो यूपीआई को लेकर के एक, क्योंकि कल जब वहां पर बिजनेस मीटिंग हो रही थी, कई बिजनेसमैन का ये कहना था कि अगले 1 साल में ऐसा हो जाएगा कि साइप्रस के अंदर में आप पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो इसको हो सकता है कि इसको लेकर के साइप्रस और भारत के बीच में कोई समझौता हो जाए। अच्छी बातचीत हुई है और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये लगभग समझौता होने वाला है। आज बातचीत होगी तो उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। उसके अलावा अगर हम साइप्रस की बात करें तो यहाँ पर शिपिंग के क्षेत्र में ये देश काफी मजबूत है, भारत को इसका फायदा मिल सकता है। और भारत की बात करें तो भारत और साइप्रस के बीच में 2022 में जब विदेश मंत्री जयशंकर आए थे यहाँ पर, तो एक भारत और साइप्रस के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है, रक्षा को लेकर के और डिफेंस को लेकर के, डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर के। तो उसमें भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और भारत का रक्षा उद्योग जिस तरह से बढ़ रहा है
तो कहीं ना कहीं साइप्रस के लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और भारत एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है। भारत दुनिया की 4 अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद है और भारत के अंदर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन होता है जो साइप्रस की आपूर्ति कर सकता है। तो काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये काम हो सकता है। IT का काम हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन डेवलपमेंट है, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी काम हो सकता है। अब से कुछ ही देर के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत होगी, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद ये यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या कुछ ठोस निकल कर सामने आया है। बिल्कुल, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सामने आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं? लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीधे जो उनकी पहली विदेश यात्रा है उसमें क्रोएशिया और साइप्रस को चुना है। कहीं ना कहीं रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश के रूप में एक बहुत ही स्मार्ट मूव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। पहलगाम जैसी घटना हुई है, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है और भारत ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया। भारत ने उसका बदला लिया, आतंकवादियों को वहाँ पर निस्तानाबूद किया, आतंकी ठिकानों को। और भारत ने उस वक्त साफ कहा कि हमारी लड़ाई किसी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तानी संस्थानों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन हमने वहां पर देखा कि तुर्की जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को मदद कर रहा था। तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान तक पहुंचे थे, पाकिस्तान ने वो ड्रोन भारत में दागे थे। हालांकि भारतीय जो रक्षा प्रणाली है वो इतनी मजबूत है कि तुर्की के ड्रोनों को वहां पर भारतीय रक्षा प्रणाली ने खत्म कर दिया। और तुर्की के साथ भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दरअसल तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप अर्दोगान, वो कहीं न कहीं मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं, मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहते हैं, तो वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर साइप्रस की बात करें तो ये संबंध काफ़ी मजबूत है। 2000-3000 साल पुराने साइप्रस और भारत के संबंध हैं। हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोनों की चिंताओं को एक दूसरे देश जो हैं वो समर्थन करते हैं। और साइप्रस की बात करें तो हम 1974 में तुर्की ने यहाँ पर हमला किया। साइप्रस का करीब 35% हिस्सा तुर्की के कब्जे में है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ निकोसिया में, इसका भी आधा हिस्सा तुर्की के कब्जे में है। और तुर्की लगातार इस हिस्से को पूरी दुनिया में देशों के पास जाता है और कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमको मिलना चाहिए। केवल एक तुर्की है जो उस हिस्से को मान्यता देता है, दुनिया का कोई देश उस हिस्से को मान्यता नहीं देता है। और भारत तुर्की के इस कंसर्न के साथ हमेशा खड़ा रहा है। भारत ने हमेशा से कहा है कि इस समस्या का हल अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के तहत निकलना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तुर्की को, लेकिन हाँ, साइप्रस और भारत के बीच में जो मजबूत संबंध हैं, व्यापार के संबंध हैं, संस्कृति के संबंध हैं, उनको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बातचीत होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो AI से लेकर पीपल टू पीपल कनेक्ट तक यहाँ पर भारत और साइप्रस अपने रिश्तों का एक नया अध्याय यहाँ पर लिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो आपसी व्यापार है वो करीबन 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि अभी भी दोनों देशों ने अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं और भी इसका विस्तार होना बाकी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने।
और ब्रेक के बाद स्वागत है। पीएम आज साइप्रस की यात्रा पूरी करने के बाद कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां G7 शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री को G7 के लिए आमंत्रित किया गया है। ये दिखाता है कि भारत विश्व पटल पर कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे। कैलगरी से ट्रंप सम्मेलन स्थल पर जाएंगे, जिसमें ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के एजेंडे के हावी होने की संभावना है। इसके अलावा ग्रीनलैंड का दौरा करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी कनाडा पहुंच गए हैं। वहीं यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंची हैं, जिन्होंने G7 नेताओं से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों से बचने का आह्वान किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा जाने से पहले ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की इच्छा पर दो टूक जवाब दिया। राष्ट्रपति मैक्रो ने जोर देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। मैक्रो ने ग्रीनलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान डैनिश सैन्य फ्रीगेट और एक ग्लेशियर का दौरा किया। मैक्रो ने वैज्ञानिकों के साथ ग्रीनलैंडिक ग्लेशियर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सर्वेक्षण किया। और ईरान ने आज सुबह इजरायल के तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस ताज़ा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 74 अन्य लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हमले किए गए जगहों में से 2 जगहों पर बचाव अभियान जारी है। इजरायल के बंदरगाह शहर हाइफा में राहत और बचाव अभियान जारी है, जहां हमले में करीब 30 लोग घायल हुए हैं। बंदरगाह के पास एक बिजली संयंत्र में आग जलती देखी गई। ईरान के ताज़ा हमले के बाद तेल अवीव के ऊपर कई मिसाइलें दागी गई और वहां तथा यरूशलेम के ऊपर विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। तेल अवीव की घनी आबादी वाले इलाके में कई आवासीय इमारतें एक हमले में नष्ट हो गईं, जिसमें शहर में अमेरिकी दूतावास परिसर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर होटलों और अन्य आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ताज़ा हमले में एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इजरायल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियां एक दूसरे को निशाना बनाने लगीं। ईरान के हमले की जद में पेटाच टिक्वा में एक आवासीय सड़क और ब्रेई ब्राक शहर का एक स्कूल भी आया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व प्रमुख मोहसेन रेजाई ने कहा कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है और ना ही करेगा। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलते हुए रेजाई ने ये बात इजरायल के हमले के 2 दिन बाद कही। रेजाई एक्सपीडियंसी डिस्कर्नमेंट काउंसिल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल अगर अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ता है तो वह इसके लिए भी तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा कोशिश करता है कि पहल ना करे, लेकिन खत्म करने की बात होगी तो ये हम ही करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कल तेहरान में कैबिनेट बैठक के दौरान चेतावनी दी कि यदि हमले बढ़ते हैं तो ईरान इजरायल के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि यदि इजरायल की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां जारी रहीं तो ईरान की प्रतिक्रिया अधिक निर्णायक और कठोर होगी। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। और इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है।
मंगोलिया में उलान बटार के 5 हिल्स प्रशिक्षण क्षेत्र में जारी बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी समेत 24 देशों की सैन्य टुकड़ियां भाग ले रही हैं। मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा 14 जून को अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के साथ साझेदारी में शुरू इस अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 28 जून तक जारी रहने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को शांति स्थापना मिशनों के लिए तैयार करना है, जिससे शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालन और सैन्य तत्परता बढ़े। भारत की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इसके समृद्ध अनुभव को उजागर करती है और मंगोलिया के साथ इसकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। ये भागीदारी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के सफल आयोजन पर भी आधारित है, जिसने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस ने 2 डेमोक्रेटिक सांसदों पर हमले की संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को हुए हमले में एक डेमोक्रेटिक सांसद की मौत हो गई थी। संदिग्ध की पहचान पुलिस ने 57 वर्षीय वेंस लूथर बोल्टर के रूप में की है, जो शनिवार को सुबह सुबह पैदल ही भाग गया था। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी ने पहले एक अन्य डेमोक्रेटिक विधायक राज्य सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी यवेट को कुछ मील दूर उनके घर पर गोली मारकर घायल कर दिया था। खबर गुजरात से। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए 241 लोगों की सूची में विजय रूपाणी का भी नाम था। डीएनए सैंपल के जरिए उनके शव की पहचान रविवार को हुई। और देश में जनगणना कराने से संबंधी अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना की ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या होगा। जनगणना क्या है, समझते हैं। तो इस बार जातीय गणना भी होगी। आज से इसकी औपचारिक घोषणा होगी। अक्टूबर 2026 से ये शुरू होगी। तो पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को कवर करेगा। आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी। इस बार जाति की जनगणना भी होगी। दूसरा चरण जनसांख्यिकी की ली जाएगी जानकारी दूसरे चरण में, और इस बार लोगों को स्व जनगणना का भी एक दिया जाएगा ऑप्शन। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। 34 लाख सर्वेक्षक और सुपरवाइजर तैनात होंगे। एक बहुत ही बड़ी और जटिल प्रक्रिया है ये। जाहिर है 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी भी तैनात होंगे इस पूरी प्रक्रिया के लिए। जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये 16वीं जनगणना है। समय के साथ, तकनीक के साथ बड़ा बदलाव होगा इस बार। आजादी के बाद 8वीं जनगणना है ये। स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध होगा लोगों के पास। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा, यानी कि समय का साथ ताल मिलाते हुए इस बार डिजिटल मदद ली जा रही है। डिजिटल माध्यम से की जाएगी इस बार ये जनगणना।
डाटा की निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा गया है। डेटा सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों के पास स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध होगा। तो जनगणना क्या है, आइए समझते हैं। देश के लोगों से संबंधित जनसांख्यिकी के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डाटा 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर एकत्रित होता है। ये डाटा और लोगों से संबंधित डाटा इसमें संकलित है। विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया भारत में जनसंख्या जनगणना करना सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है। इसलिए योजनाकारों, शोध विद्वानों, प्रशासकों के लिए ये सबसे समृद्ध और एकमात्र स्रोत होने जा रहा है। तो जनगणना को लेकर इस वक्त आज एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इस बार ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय से इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी और आज इसका आधिकारिक राजपत्र में इसकी संबंधी अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी और इसके साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी और 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा और इस बार इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा, यानी कि डिजिटल माध्यम से इस पूरी जनगणना को अंजाम दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा संख्या में इसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा होगा, तो वहीं दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत से होगा इसकी शुरुआत। तो जनगणना का इतिहास क्या है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जनगणना का जो इतिहास रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई और गणना अवधि 9 फरवरी से 28 फरवरी 1951 तक थी। 9 फरवरी से 28 फरवरी 1951 और एक व्यक्तिगत पर्ची इसमें शामिल थी जिसमें 13 प्रश्न दिए गए थे। 13 प्रश्नों का सवाल थे, 13 प्रश्नों का जवाब यहाँ देना था। नाम, संबंध, जन्म स्थान, लिंग, आयु, आर्थिक स्थिति की जानकारी उसके जरिए जुटाई गई। आजीविका के मुख्य और सहायक साधन जैसे विवरण भी उसमें शामिल किए गए। फिर बताएं तो धर्म, मातृभाषा, साक्षरता की जानकारी भी ली गई जनगणना के जरिए। साथ ही पूरे जम्मू और कश्मीर को इस जनगणना से बाहर रखा गया। गौरतलब है कि उस समय पूरे जम्मू और कश्मीर को इस जनगणना से बाहर रखा गया। 1961 की जनगणना की बात की जाए तो वो 10 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच हुई। स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना 1971 में हुई। ये जो इतिहास है जनगणना का, उस पर हम थोड़ा गौर फरमा रहे हैं। 1971 की जनगणना 10 मार्च से 31 मार्च के बीच उस वक्त कराई गई। स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना की बात करें तो 1981 में इसको किया गया। 9 से 28 फरवरी के बीच में ये हुई। 1991 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो वो 1951 में थी और आज इस बार 2025 में एक बार फिर जनगणना होने जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव और जनगणना आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। ये जनगणना 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है।
केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमिताभ कांत को भारत के G20 शेरपा के रूप में जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता संभालने से कुछ महीने पहले की गई थी। उन्होंने अपनी सरकारी सेवा में 45 वर्षों के दौरान विविध कार्यभार संभाले। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों की जान अलग अलग जिलों में गई है आकाशीय बिजली गिरने से। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में 5 और जौनपुर में 3 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। गोरखपुर और ललितपुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली का कहर प्रदेश के कई जिलों में टूटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए तथा सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करते हुए आख्या शासन को भेजने का निर्देश दिया है। पुणे में इंद्रायणी नदी पर हुए पुल ढहने के स्थान पर आज सुबह फिर क्विक रिस्पांस टीम पहुंची और लापता लोगों की तलाश तेज की। कल पुल ढहने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद रात 10 बजे तक करीब 6.5 घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। प्रशासन ने पुष्टि की है कि 51 पर्यटकों को बचा लिया गया है। उसके बाद प्रशासन के पास किसी और की गुमशुदगी की शिकायत नहीं आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर आज फिर से विभिन्न एजेंसियां तैनात हैं। बचाव अभियान के दौरान ढही संरचना के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। मावल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे इंद्रायणी का जलस्तर बढ़ गया है। इसी वजह से ये हादसा हुआ। बचाव दल को भी लगातार हो रही बारिश की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कल लेट नाइट तक ऑपरेशन चालू था। NDRF की तरफ से जो पुल था वो निकालने का काम यहाँ पे शुरू था। कल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया था? कल तकरीबन 3 से 4 लोगों को वहाँ से डेड कैजुअलिटी निकाली है। आगे का काम चालू है। It's the grace of God. My family is over here and safe, and but we feel really bad when we saw more than 50 people crashing down into the bridge, and we tried to save. My brothers pulled down 2 people outside, and we were into the panic situation, like the other part of the bridge would be broken down, and that's why we ran away down the bridge, and we started calling the emergency number. When the bridge collapsed, 3 to 4 people were drowned into the river and pulled into the river. We are not sure what was the number. 3 to 4 people I witnessed. They were dropped out into the river. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश से लोगों का गर्मी से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में कल की बारिश के बाद आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद है।
4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। वहीं राजस्थान के अधिकतर शहरों में कल झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के बाद दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में 6 डिग्री तक पारा गिरा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अधिकतर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। उदयपुर, जोधपुर समेत 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की होने की संभावना जताई गई है। आज कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश का हो सकती है। दिल्ली में भी आंधी, तूफान और बारिश की अनुमान जताया गया है। 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। उम्मीद है कि दिल्ली में जो तपिश है वो थोड़ी कम होती नजर आएगी। जो तप रहे हैं तमाम हमारे राज्य उत्तर भारत के, वहां पर बारिश ने जरूर थोड़ी राहत दी है। और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो प्री मॉनसून बारिश से यहां पर गर्मी से परेशान लोगों को खासी राहत मिल रही है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो वहां भी आईएमडी की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु में भी बारिश हो रही है। तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। और आइए रुक करते हैं सीधे विज्ञान भवन का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, विभाग अध्यक्ष एनडीएमए श्री संजीव कुमार जिंदल जी, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री पीयूष आनंद जी, एनडीआरएफ के महानिर्देशक डॉक्टर प्रकाश चौहान, एनआरएससी के निर्देशक, और आज यहाँ पर देश भर से आपदा प्रबंधन और राहत के काम के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारी गण और उपस्थित सभी इसी काम से जुड़े हुए एनडीएमए और एनडीआरएफ के सदस्यगण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए।
आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। मित्रों, ये 10 साल के अंदर डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंदपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना और लोगों को बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आधुनिक से आधुनिक तकनीक और समर्पित अपने बल के कारण, समर्पित स्वभाव वाले बल के कारण दक्षता में भी वृद्धि की है और तकनीक का उपयोग कर कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन एडवांस में पहुंचाकर समाज को जागरूक करना और पूरे समाज को ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और राहत और बचाव के काम में जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। और ये हमारे अप्रोच के अंदर भी ये 10 साल में ढेर सारा परिवर्तन आया है। पहले अप्रोच सिर्फ राहत केंद्रित होता था, डिजास्टर आते थे, बचाव की कोई ना कार्य योजना होती थी ना बचाव का उद्देश्य होता था। डिजास्टर के बाद कैसे सहायता करना, कैसे पुनर्वसन करना, इस पर ही पूरा काम था। इस दशक की शुरुआत में हम मिनिमम कैजुअलिटी तक पहुंचे और दशक की समाप्ति होते थे जीरो कैजुअलिटी को हमने सफलता के साथ प्राप्त कर कर पूरे विश्व को अजूबा में डाला। दृष्टिकोण
जैसे मैंने कहा कि राहत केंद्र से समग्र और एकीकृत हुआ है। आने वाले समय के डिजास्टर की संभावनाओं को भी भांपकर एडवांस में ही इसके लिए रिसर्च करना, दुनिया भर में जो इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विचार चल रहा है, इसको संकलित करना और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे देश के अनुकूल बनाकर इसको पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश अपने आप में कोई एक खंड से कम नहीं है। आप आसाम के समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, गुजरात की देखेंगे तो अलग प्रकार की है, उड़ीसा की समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, पहाड़ों की समस्याएं अलग प्रकार की है और मध्य भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं भी अलग प्रकार की है। और हमने हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए आगे आए हैं। और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति को इवॉल्व किया है। और आपदा जोखिम का निर्णयकरण, इसमें भी हम बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, इसमें किसी की टीका की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र का ये अचीवमेंट है। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ 1 मृत्यु हुई। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं तो पिछले दशक में हमने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास को गांव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और
15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की हमने रचना की। 68,000 करोड़ की अलग राशि इसके लिए समर्पित की है। आज यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार है। मैं सभी राहत कमिश्नरों को भी कुछ कहना चाहता हूं। कई सारे जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में हर जिला की अपने अपने राज्य में जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम हम समाप्त कर दें? जब तक जिले की आपदा प्रबंधन की योजना नहीं होगी तब तक ये आपदा प्रबंधन के सामने त्वरा के साथ लड़ना संभव नहीं है। और यहां से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। हर प्रकार की आपदा के आपके जिले में कौन सी आपदा की संभावना है वो भी दिया है। और आकाशीय बिजली के लिए भी हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आकाशीय बिजली से नागरिकों को बचाना संभव नहीं है। मगर मित्रों, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजली की त्वरा से ज्यादा त्वरा हमारी बचाने की होती है तो हम नागरिकों को बचा सकते हैं। और हमने यहां से राज्य स्तरीय कार्य योजना केंद्र ने भेजी है। मेरा सभी से आग्रह है कि राज्य स्तरीय बिजली से आकाशीय बिजली की कार्य योजना को आप जल्दी बनाइए और सभी राज्य और यूटी 90 दिन में इसको केंद्र के साथ साझा करें। शीतलहर और ओला गिरने के लिए राज्यों और यूटी की कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कई राज्यों में अभी भी लागू करना बाकी है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छा बजट जारी किया है। राज्यों ने इसकी भी योजना अपनी नहीं भेजी है। कई राज्यों ने नहीं भेजी है, कई राज्यों ने भेजी है। और भूस्खलन शमन के लिए भी संबंधित राज्य और यूटी अपनी शीघ्र योजना बनानी चाहिए। एनडीएमए ने क्रॉस कटिंग क्षेत्रों पर 38 दिशा निर्देश और 34 एसओपी जारी की है। मेरा सभी से आग्रह है, ये दिशा निर्देश और एसओपी को आप जिले तक पहुंचाइए, गांव के सरपंच तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसको स्थानीय भाषा में शायद यहीं से बनाकर भेजेंगे, परंतु राज्य इसको स्थानीय भाषा में बनाकर नीचे के स्तर तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। और हीट वेव से निपटने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान जो हीट वेव से प्रभावित राज्य है उसको बनाना चाहिए। और इसके टाइम टेबल को भी पास्ट के आधार से बनाने की जगह हीट के अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि अब शायद इसका समय पत्रक ईश्वर ने बदल दिया है। हीट वेव जब आने की शुरुआत हो, हमारे पास इसकी आगाही आए, तभी हम तैयार होने चाहिए। इस प्रकार की एक संरचना करने की मुझे जरूरत लगती है। मैं आशा करता हूं कि 2 दिन के सेमिनार पे ये सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होगी और 90 दिन के अंदर हम पूरी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। एक भारत सरकार ने आगे के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल को हम वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं और मैं मानता हूं कि इसे राज्यों के सहायता के बगैर संभव नहीं है। कई सारे चक्रवात ऐसे होते हैं, कई सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल की जरूरत होती है और ये करने के लिए हम राज्यों के सहायता के बगैर नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टार्टअप इंडिया को भी हम डिजास्टर रिलीफ टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं एडवांस में आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए राज्यों ने भी
अपना मंथन चालू करना चाहिए और भवन निर्माण के कोर्स में आपदा सहनशील मानकों की संरचना अपने अपने राज्य के हिसाब से यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर बनानी चाहिए। जहां भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, जहां फ्लड आता ही आता है, जहां पर अनेक प्रकार की आपदाओं की, जहां हीट वेव भी आता है, इस सभी जगह हमारे भवन निर्माण कोर्स के अंदर इसके अनुरूप बदलाव करने चाहिए, तभी जाकर हम शून्य इफेक्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं मानता हूं ये सभी राज्यों ने ही करना पड़ेगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो एनडीएमए करेगा। राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन को अद्यतन करने के लिए माइक्रो लेवल रिस्क मैपिंग भी आने वाले दिनों में भारत सरकार करने वाली है। आपदा स्वयंसेवकों का एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाना, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और आपदा मित्र इस सभी को एक ही पोर्टल पर लाकर आपदा के वक्त जनता के साथ खड़े हो, इसके लिए भी हम इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और स्थानीय भाषा में अलर्ट, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी के मार्ग की इंफॉर्मेशन को भी हम भारत की सभी स्वीकृत भाषाओं में यहां से भेजने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, ढेर सारी उपलब्धियां 10 साल में हुई है। मैं बहुत ज्यादा इसके लिए बात नहीं करना चाहूंगा, मगर कुछ बात जरूर करूंगा कि 2018-19 में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की स्थापना की। मेरा राज्यों से आग्रह है, अवार्ड मिले न मिले, हर राज्य अपना क्लेम जरूर करे। आपके राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली संस्था और व्यक्ति दोनों को आइडेंटिफाई कर यहां भेजिए। ये डेटाबेस का एक उपयोग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भेजेंगे तो इनको ही अवार्ड मिलेगा। इसकी चयन की एक प्रक्रिया है और काफी कठिन प्रक्रिया रखी है, क्योंकि हम अवार्ड को सार्थक बनाना चाहते हैं और इसके लिए कम से कम आपके ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन के लिए हमने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक काम किया है। पश्चिमी हिस्सों के सभी राज्यों ने भी इसको आगे करना चाहिए। एनडीआरएफ का काफी सशक्तिकरण हुआ है। 6 से बढ़कर 2006 में 8 बटालियन थी, अब 16 है। एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला भी हमने रखी है और एनडीएमए ने लेह लद्दाख में रात्रिकालीन मॉक ड्रिल की भी शुरुआत की है, जो देश भर में अब इसको आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में हमने जो लक्ष्य रखा है कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना और त्वरा इतनी हो कि ईश्वर को भी आपदा भेदने में हमारे साथ स्पर्धा करनी पड़े, इस प्रकार की त्वरा के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य हमने रखना चाहिए। हमने आपदा से लड़ने की तो पूरी तैयारी करनी ही है, मगर एक आपदा के कारणों के मूल में भी जाना पड़ेगा। मूल में कारण जलवायु परिवर्तन और इसके अलावे कोई कारण दिखता नहीं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ही मूल कारण है। तो पर्यावरण संरक्षण को भी हमने साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण के लिए भारत सरकार ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो 11 साल में काम किया है वो अतुलनीय है। और एक समग्र दृष्टिकोण, आपदा से बचाव अपने आप में आधा दृष्टिकोण है। आपदा आए नहीं ऐसी पृथ्वी की रचना करना ये समग्र दृष्टिकोण है। और ये समग्र दृष्टिकोण को हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है। हमने विश्व के सामने मिशन लाइफ रखा, हमने विश्व के सामने
प्लेनेट पीपल बनाने का प्रस्ताव रखा, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का काम किया और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मोदी जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का दिया, CDRI की रचना की और G20 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टास्क फोर्स का गठन भी किया। अब ये अप्रोच को हमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण के बगैर 100% आपदा से बचना असंभव है। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को रोक नहीं पाएंगे। हम आपदा से बचाव की योजना बना रहे हैं, साथ में आपदा ही न आए ऐसी योजना भी बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर राज्य के राहत कमिश्नर ने इसके लिए भी अपने राज्य का एक कार्यक्रम कम से कम तैयार करवाना चाहिए, जिससे आपदा आए ही नहीं। 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स इसको तैयार करने का काम हुआ है और मुझे आनंद है कि इसमें 20% मातृशक्ति है, महिलाएं हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 470 करोड़ की लागत से हमने युवा आपदा मित्र योजना भी अपनाई है। मैं कुछ चेतावनियों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहता हूं। चक्रवात चेतावनी, आकाशीय बिजली की चेतावनी, बाढ़ जोखिम एटलस और डिजिटल टूल्स और कॉमन अर्निंग प्रोटोकॉल, इस सब के लिए राज्यों ने ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। मित्रों, मुझे आशा है कि ये 2 दिन के अंदर आप सब लोग जो मंथन करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के साथ साथ ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाने के पर भी चिंता करेंगे। सरकार के प्रयास के साथ साथ सामुदायिक प्रयासों को भी बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे और आपदा रोधी निर्माण के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए भी चिंता करेंगे। तभी जाकर आपदा से विश्व को, भारत को और अपने हर राज्य को बचाने का एक संपूर्ण प्रयास होगा। मुझे आशा है आप सब लोग यहाँ 2 दिन मंथन कर इसका अमृत निकालकर अपने अपने राज्य में जाएंगे और वो गांव तक पहुंचेगा, ऐसी मेरी आशा है। आप सभी को मेरी 2 दिन की शिविर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।